हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश से संबंधित हाल ही में 2022 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर द्वापर युग के 400 साल, 400 नहीं होगा 4000 हुआ, 4000 साल पुराने हथियार मिले हैं। तो ये जो हथियार पाए गए हैं ये कहाँ पर पाए गए हैं? तो याद रखेंगे आप मैनपुरी में। मैनपुरी में जो ये 4000 साल पुराने हथियार मिले हैं जो कि द्वापर युग से संबंधित हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा? तो मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पे बनेगा उत्तर प्रदेश में? तो ये बनेगा अयोध्या में, याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना? तो प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व बना है ये कहाँ पे बना है? तो याद रखेंगे आप चित्रकूट में। ठीक, चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना। और चित्रकूट में भी कहाँ पे? तो याद रखना है आपको, रानीपुर में जो है ये बना है। अगला है, प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ पर बना? तो ये भी आपको याद होगा कि प्रदेश का जो पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट है ये बना है कहाँ पे? चित्रकूट में ये भी बना है, याद रखेंगे आप, चित्रकूट में बना है। अगला है, पंचामृत योजना, ये भी हमारे यूपी से संबंधित है। और जो पंचामृत योजना है ये किससे संबंधित है? तो गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई थी। अगली है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ये भी यूपी से संबंधित है। और जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उन्हें निःशुल्क में उच्च शिक्षा प्रदान की जाए उसके लिए इसे शुरू किया गया। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये भी हमारे यूपी से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो पहला अमृत सरोवर है ये यूपी के रामपुर में जो है बनकर के तैयार हुआ। अगला है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर। अगला है, राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। तो याद रखेंगे बलरामपुर जिला है, बलरामपुर के इमिलिया कूडर गांव में, याद रखेंगे इमिलिया कूडर गांव है। तो वहां पर जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय खोला गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम। तो यूपी का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो ये भी याद रखेंगे, लखनऊ में। तो ये जो है लखनऊ में खोला गया है प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य, तो ये जो है देश का पहला राज्य बना है यूपी, ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला। प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट कहाँ पे है? तो याद होगा, आपको बताया था कि प्रदेश का जो पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट है वो कहाँ पे है? तो वो है नोएडा में। और यहाँ पर जो है 2 रोबोट खाना सर्व करने का काम करते हैं। और वो 2 रोबोट जो हैं उनके नाम क्या है? तो रूबी और दीवा, उन 2 रोबोट के नाम हैं। अगला है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर खुला? तो ये खुला है लखनऊ में। आपको याद होगा, लखनऊ में खुला है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल। और यूपी का भी सबसे बड़ा मॉल हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिरों का संग्रहालय है वो अयोध्या में बनेगा। अभी आपको बताया था अयोध्या में बनेगा। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे आप, मथुरा में जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से संबंधित यूपी के, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1000 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले के कुसमेही जंगल को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? तो गोरखपुर का ये जंगल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में साइन बोर्ड में हिंदी भाषा के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारी लिखने का आदेश दिया? तो उर्दू। अगला है, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की है? तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है इसकी घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की? तो पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी की जो घोषणा की है वो की है गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अलकराज गोर्सिया ने। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय करने का निर्णय लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। अगला है, हाल ही में किस देश के कप्तान एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये जो एरोन फिंच हैं ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए डेयरी संयंत्र खुलेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुल 9 डेयरी संयंत्र। दोस्तों 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन आयोजित हुआ था 2022 का, और इसी दौरान जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने जो है ये कहा कि जो हमारा यूपी है ये देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है और इसी के चलते अगले 2 वर्षों में 9 नए डेयरी संयंत्र जो है वो यूपी में काम करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी विश्व महासंघ डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह सम्मेलन इससे पहले भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से आपको दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है, पूछा जा सकता है क्योंकि 1974 के बाद से जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में कितने नए डेयरी संयंत्र जो है काम करने लगेंगे? तो अगले 2 वर्षों में 9 नए डेयरी संयंत्र काम करने लगेंगे, ऐसी घोषणा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जापुर के कैमूर इलाके में प्रदेश सरकार किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिद्धों के लिए। गिद्धों के लिए अब प्रदेश में जो है एक रेस्टोरेंट खोला जाएगा। और दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पर गिद्धों के अलावा जो है किसी भी अन्य जानवर या पक्षी का प्रवेश वर्जित होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिद्ध ही नजर आएंगे। मिर्जापुर के कैमूर इलाके में बनने वाले इस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो वल्चर रेस्टोरेंट रखा जाएगा। इस प्रकार का रेस्टोरेंट देश में बनने वाला अपनी तरह का पहला रेस्टोरेंट है जिसमें गिद्धों के लिए पौष्टिक, शुद्ध नाश्ते व भोजन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गिद्धों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है। और ये जो रेस्टोरेंट है ये कहाँ पर खोला जा रहा है? तो याद रखेंगे आप, यूपी के मिर्जापुर के कैमूर इलाके में जो है ये रेस्टोरेंट खोला जाएगा। और अगर ये पूछा जाता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा तो याद रखेंगे आप, वल्चर रेस्टोरेंट इसका नाम होगा। ठीक, याद रखेंगे, गिद्धों के लिए ये रेस्टोरेंट खोला जाएगा। कहाँ पे? मिर्जापुर की कैमूर इलाके में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जाति वर्ग के अनुगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुसूचित जाति। दोस्तों 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इसको क्या कहते हैं? अनुगम। तो इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अनुगम की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया। दोस्तों अनुगम का मतलब क्या है? तो अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, इसको जो है क्या कहा जाता है? अनुगम कहा जाता है। इसको अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अनुगम कहा जाता है। तो जो अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष जो चेयरमैन हैं कौन है? डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल। तो यही जो है अनुगम के भी होंगे चेयरमैन। ठीक, तो याद रखेंगे आपको अनुगम क्या है। तो इन्होंने जो है ये जानकारी दी है।
अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं हैं उनमें स्वरोजगार की इकाई समूह में स्थापित करनी होगी। अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10,000 रुपए से बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश अनुगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 47,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए वार्षिक आय सीमा थी। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि अनुगम के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अनुगम की जो स्वरोजगार योजनाएं हैं, जो अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो स्वरोजगार योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए अधिकतम जो आय सीमा की शर्त है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक, यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुकुल रोहतगी को। दोस्तों, जो के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी थे, तो इनको जो है कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है और इनकी जगह पर मुकुल रोहतगी, नाम याद रखेंगे, मुकुल रोहतगी को जो है भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इनके नाम की जो है पुष्टि कर दी गई है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में मुकुल रोहतगी का यह दूसरा कार्यकाल भी होगा। उन्होंने पहली बार जून 2014 और जून 2017 के बीच इस पद पर कार्य किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। तो 14वें अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। अब दोस्तों, महान्यायवादी से संबंधित आपको क्या याद रखना है? महान्यायवादी से कई बार एग्जाम में अनुच्छेद पूछा जाता है कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखेंगे आप 76, ये जो है महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, महान्यायवादी कौन होता है? तो आपको कई बार बताया है, जिस तरह से राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता होता है, उसी तरह से जो केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 है और महान्यायवादी जो है अगले भारत के कौन बन गए हैं? तो मुकुल रोहतगी, ये जो है भारत के 14वें महान्यायवादी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कहां पर जन्मे द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये कौन है? ये हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद। दोस्तों, द्वारका एवं शारदा पीठ के जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। उनका जो निधन है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित गोटे गांव के पास बने ज्योतिश्वर धाम में हुआ। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 2 सितंबर 1924 को, याद रखेंगे, 2 सितंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, ये जो है 1982 में गुजरात में द्वारका, शारदा पीठ और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो पोथीराम इनके बचपन का नाम रखा गया था। अब दोस्तों, ये जो स्वामी स्वरूपानंद हैं, इनका संबंध हमारे यूपी से भी है। किस तरह से है? तो दोस्तों, इन्होंने जो है 9 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया था और धर्म की तरफ इन्होंने अपना रुख अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने जो है काशी, जो यूपी में है, वाराणसी, यहाँ पर इन्होंने वेद, वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। तो इस तरह से हमारे यूपी से संबंधित है, याद रखेंगे। काशी में जो है इन्होंने वेद वेदांगों की क्या ली थी? शिक्षा ली थी। उन्हें 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों बीते राम मंदिर के निर्माण के लिए जो है इन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने भाग लिया था और आज़ादी की लड़ाई में ये जेल में भी गए थे। तो उस टाइम से लेकर के अभी तक ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और वर्तमान में भी ये जो है वर्तमान में द्वारका और शारदा पीठ के ये कौन थे? शंकराचार्य थे। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी स्वरूपानंद, हाल ही में इनका निधन हो गया है। 2-3 बातें यहाँ से याद रखेंगे। कितनी एज में निधन हुआ? 99 साल की उम्र में। कहाँ के ये शंकराचार्य थे? तो द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था 1924 में। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, हर दिन हर घर आयुर्वेद। अखिल भारतीय आयुर्वेद
संस्था ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया। ये जो कार्यक्रम है 6 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है और 23 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। कार्यक्रम की थीम क्या रखी गई, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये थीम रखी गई। आयुर्वेद दिवस के लिए आयुष मंत्रालय इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम शुरू किया है और ये जो कार्यक्रम है 6 सप्ताह तक चलेगा। 23 अक्टूबर 2022 तक ये आयोजन जो है जारी रहेगा। थीम याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2023 में। भारत जो है 2023 में, ध्यान रखेंगे 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और 2023 में ये जो शिखर सम्मेलन है कब आयोजित होगा, तो 9 और 10 सितंबर को ये आयोजित किया जाएगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर में से 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा, तो हमारा देश भारत ये जो है 2023 में मेजबानी करेगा। दोस्तों G20 की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 26 सितंबर 1999 में जो है G20 की स्थापना हुई थी। और G20 में सम्मिलित देश कितने हैं, तो 20 इसमें सम्मिलित देश हैं। इनमें से हमारा देश भारत भी G20 का सदस्य देश है। तो ये बातें याद रखेंगे G20 से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शीर्ष नेताओं का 2022 का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये 15 और 16 सितंबर को आयोजित होगा 2022 का। कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। उज्बेकिस्तान ने 17 सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें सम्मिलित होने के लिए उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। तो यहां से याद रखेंगे कि जो संघाई सहयोग संगठन है SCO, इसका 2022 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित होगा, तो ये आयोजित किया जाएगा कहां पे, उज्बेकिस्तान में समरकंद में। कब आयोजित होगा, तो 15-16 सितंबर को ये आयोजित किया जाएगा। दोस्तों SCO क्या है, तो SCO एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखेंगे आप 15 जून 2001 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, तो इसके 9 सदस्य देश हैं वर्तमान में। कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे आप, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ईरान। ये जो है इसके 9 सदस्य देश हैं वर्तमान में। और जो भारत है ये जून 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य देश बना था। ठीक, याद रखेंगे जो इंडिया है ये कब बना था, 2017 में जो है इंडिया इसका सदस्य देश बना था। तो याद रखेंगे 2022 की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, BB लाल यानी कि ब्रजबासी लाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो है एक पुरातत्वविद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध पुरातत्वविद जो थे ब्रजबासी लाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने 1970 के दशक के मध्य में राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किया था। सितंबर 2022 में इनका जो है निधन हुआ है। वे 1986 से लेकर के 1972, ध्यान रखेंगे 1986 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी रहे। और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। यानी 1972 से लेकर के 1986 तक ये जो समय है, इस समय के दौरान ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे। दोस्तों इनके पुरस्कार की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पद्म भूषण इनको दिया गया 2021 में और पद्म भूषण जो है ये इनको दिया गया सन 2000 में। जो पद्म विभूषण है ये 2021 में है, पद्म भूषण 2000 में।
तो ये भी याद रखें, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रजवासी लाल का निधन हुआ। ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। इन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर भी खुदाई का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार निजी कंपनियां रेल के किस भाग का निर्माण करेंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पहियों का। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए सालाना कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा जारी की है। ये पहली बार होगा जब निजी कंपनियां जो है ये व्हील प्लांट लगाएंगी। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पहिए बनाने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। तो ऐसा पहली बार है कि जब जो पहियों रेल के पहिए हैं इनका निर्माण हमारे देश में किया जाएगा। और दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करें कि जो रेल के पहिए हैं ये कहाँ से आयात किए जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर यूक्रेन, जर्मनी और चेक गणराज्य से जो है पहियों का आयात किया जाता है। लेकिन अभी जब रूस और यूक्रेन के बीच हमला हुआ, जो युद्ध हुआ, तो इस दौरान रूस और यूक्रेन से जो पहियों की खरीद है उस पर रोक लगा दी गई। तो इसी के चलते जो है अब हमारे देश में भी रेल के पहियों का निर्माण किया जाएगा। और निर्माण करने के लिए क्या है कि जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए जो निजी कंपनियां हैं उनको आमंत्रित किया है। ठीक, तो याद रखेंगे आप। तो दोस्तों, ये थे 14 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो हमारा दूसरा चैनल है तैयारी गुरु के नाम से, ठीक है, कौन सा है, तैयारी गुरु के नाम से, तो उस पर जो है हम UPSSC पैट के लिए जीके का एक डेली टेस्ट लेकर के आते हैं। तो उस टेस्ट को जो है आप लोग ज़रूर किया करो, इससे आपकी जीके इम्प्रूवमेंट होगा। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट UPSSC की तैयारी कर रहे हैं पैट की, तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में CJI के रूप में सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश के सिंह का निधन हो गया। इनके कार्यकाल की अवधि कितनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 18 दिन। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना छाता स्कीम शुरू की है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।